नमस्कार दोस्तों, साहसिक संदेश लाइव में आपका स्वागत है। आज हम अ, जिन डॉक्टर मैडम के साथ में बैठे हैं, इनका नाम है डॉक्टर मानसी गुलाटी और महिला रोग विशेषज्ञ में एक बहुत बड़ा नाम कहलाता है ये। और इनके जो क्लिनिक है, ये शंकर नगर दुर्ग में पड़ता है, गुलाटी नर्सिंग होम। तो इनसे आज जानने का प्रयास करेंगे कि गायनिक जो फील्ड है, इस फील्ड में महिला डॉक्टर्स की भरमार है, महिला डॉक्टर्स क्यों ये ज्यादा फील्ड चुनती हैं और इस क्षेत्र में और भी जो चीजें हैं हम जानने का प्रयास करेंगे। मैडम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैडम, पहला सवाल तो ये आता है कि गायनिक जब भी हम बात करते हैं, महिला रोग विशेषज्ञ की जब बात करते हैं, तो जनरली महिला दिखाई देती है, विशेष तौर पे भारत में। लेकिन अगर बाहर की बात करें तो पुरुष भी महिला रोग विशेषज्ञ देखे गए हैं। भारत में ऐसा क्यों है कि महिला डॉक्टर ही ज्यादा गायनिक बनती है? ऐसा नहीं है भैया, भारत में भी बहुत सारे मेल गायनेकोलॉजिस्ट हैं, मेल डॉक्टर्स हैं और बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। कैलकाटा में आपको बहुत सारे और अपने उड़ीसा साइड में भी बहुत सारे मेल गायनेकोलॉजिस्ट आपको मिलेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि थोड़े विलेजी जो विलेज क्षेत्र है वहां पे महिलाएं थोड़ी सी अपनी महिला डॉक्टर से थोड़ा खुल के बात कर पाती है, शायद इस वजह से महिला गायनेकोलॉजिस्ट अपने को देखने में मिलती हैं ज्यादा। पर ऐसा नहीं है, मेल गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं और बहुत अच्छे ऑपरेटिंग और सब चल रहा है। मतलब मैडम, सीधी सी बात यह है कि तो सोच का थोड़ा सा फर्क है, झिझक है जी कि हम महिला हैं तो महिला डॉक्टर होनी चाहिए। जी जी जी। अच्छा मैडम, बात करें इस फील्ड की, तो ये महिलाओं के लिए है और जो महिलाओं के विशेष दिन होते हैं उनसे लेकर के उनकी प्रेगनेंसी और डिलीवरी तक, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो डिलीवरी के बाद भी जरूरत पड़ती है, कोई अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो मैडम, एक नॉर्मल लेडी अगर प्रेगनेंसी जब लेती है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कब उनको ऐसा लगे कि हम तैयार हैं? गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो महिला जब प्रेगनेंसी के दौर से निकलती है, मतलब जब वो एक छोटी बच्ची जन्म लेती है और उसके आखिरी तक, यानी वूम टू टूम, गायनेकोलॉजिस्ट हर हर उम्र में हमारा पाला पड़ता है। और हर उम्र की महिलाओं की अलग अलग समस्याएं रहती हैं। जैसे छोटी बच्चियों में हमको उनको ये सिखाना कि आप कहीं से भी कमजोर नहीं है लड़कों से, और लड़कों के जितना ही खाना उन्हें भी दिया जाए। जैसे कई बार होता है ना घर में कि भाइयों को जो बेटा और बेटी हुए हैं तो बेटे को खाने की जरूरत ज्यादा है, बल्कि हमको माँ को समझाना पड़ता है कि बच्ची को भी उतनी ही जरूरत है, बल्कि उसको आयरन फॉलिक एसिड की ज्यादा जरूरत है, आगे उसको ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो जैसे घर में चटनी भी बनती है तो हम कोशिश करते हैं कि बेटे की थाली में 2 चम्मच डालते हैं और बच्ची को 1 चम्मच डालते हैं। तो शुरू से ही हमको बताना पड़ता है कि महिलाओं को भी उतने ही खाने की नीड है, और महिला कहीं से भी पुरुष से कमजोर नहीं है, ना दिमाग से ना शरीर से, कहीं से वो कम नहीं है। और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आती हैं बच्चियां, और बच्चियों को ये भी समझाना पड़ता है कि गुड टच बैड टच, नीचे आपके क्या ऑर्गन्स हैं। और उनको एक कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि आजकल मोबाइल का बच्चे हेल्प लेते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उन बच्चियों को ये समझाना कि गुड टच बैड टच क्या है, ये भी हमारे काम में आता है और हम लोग ये पूरी कोशिश करते हैं। आजकल कई वैक्सीन्स आते हैं और हमको स्क्रीनिंग कैसे करनी चाहिए कि जब हम बीमार ना हो, मतलब प्राइमरी हेल्थ पे हम फोकस करें, हम डॉक्टर के पास बीमार होने के बाद ना जाएं, हम अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रखें। तो ये बच्चियों को हेल्थ के बारे में समझाना, सोने उठने का टाइमिंग, खाने पीने का टाइमिंग, प्रिजर्वेटिव्स युक्त खाना कम करें। तो ये सारी चीजें, आजकल थायराइड की प्रॉब्लम, डायबिटीज, ओबेसिटी, पीसीओडी, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं जो कि लाइफस्टाइल डिजीज है। तो ये सब हमको बच्चियों को, ये नॉर्मली 13, 14, 15 साल की बच्चियां इसका शिकार हो रही हैं, तो उन बच्चियों को बताना पड़ता है हमको। और इसके अलावा वैक्सीन आते हैं आजकल, बच्चेदानी के कैंसर के वैक्सीन, उन बच्चियों को जो सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट हो उसके पहले ये वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। रूबेला का वैक्सीन आता है जो कि एक वायरल डिजीज रहता है, उसका वैक्सीन लगाना जरूरी है। तो ये सब के बारे में अवेयरनेस फैलाना। फिर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जब महिला जाती है तो उसको कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में नहीं पता होता है। मैरिज के पहले प्री मैरिटल काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है कि अनचाहे गर्भ का गर्भपात ना कराएं, और उसके पहले ही आपको कॉन्ट्रासेप्शन की जानकारी हो। तो ये एक अवेयरनेस क्लासेस बिल्कुल होनी चाहिए, और डॉक्टर के पास हम तकलीफ होने पे ना जाएं, उसके पहले ही हमको मिलना चाहिए जाके। और इसके अलावा 40 प्लस की अलग समस्याएं होती हैं, प्रेगनेंसी में अलग समस्याएं, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, बड़े ध्यान रखने वाले बहुत कम हो गए हैं घर में। तो महिला जो प्रेग्नेंट लेडी है वो बहुत मिस करती है बड़ों को। तो इसलिए संयुक्त परिवार का एक अलग ही महत्व हुआ करता था। 40 के बाद फिर पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप की समस्याएं अलग होती हैं।
तो ये सारी अलग-अलग पड़ाव जो उम्र के आते हैं महिला के जीवन में, तो मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानती हूँ कि हर उम्र की महिला से पाला पड़ता है और उनको समझाने का मौका मिलता है कि हम कैसे अपना ध्यान रखें। क्या बात है! दर्शकों, मैडम सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट ही नहीं है, एक बहुत अच्छी काउंसलर भी हैं और इनकी काउंसलिंग का फ़ायदा दुर्ग शहर तो उठा ही रहा है और बाहर के जिलों से भी महिलाएं आती हैं, पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों को लेकर के, अपने किशोरावस्था में जो बच्चियां होती हैं उनको लेकर के आते हैं और इनसे काउंसलिंग करवाते हैं। मैडम, आपने एक बात बताई पीसीओडी जी, और कुछ वैक्सीन की आपने बात, जी, जी, इसको मैं थोड़ा सा और जानना चाहूंगा कि ये जी। पीसीओडी क्या है और ये वैक्सीन किस तरह से काम करती जी, पीसीओडी जो है उसका फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पहले ये डिजीज बोला जाता था लेकिन आजकल नया टर्म आ गया है पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सिंड्रोम मतलब बहुत सारी मेल कैरेक्टर्स किसी लड़की में दिखने लगना, जैसे कि ओबेसिटी मेल पैटर्न में सेंट्रल ओबेसिटी आना, जैसे कि अनचाहे बाल जो मेल पैटर्न में आ रहे हैं और सिर से बाल हेयर लॉस हो रहा है, स्किन का पिगमेंटेशन चालू हो गया, स्किन थोड़ी हार्श हार्ड हो गई मेल टाइप, वॉइस में चेंजेस आपको आ रहे हैं। ऐसे सिम्पटम्स आने लग जाते हैं। कभी थायराइड, हाइपरटेंशन, डायबिटीज की तरफ पेशेंट जाने लग जाता है। तो ये छोटी उम्र में भी 12-13 साल की उम्र की लड़कियों को भी होने लग गया है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में भी होने लग गया है, 35 के आसपास की भी महिलाएं आती हैं। नॉर्मली ये लाइफस्टाइल डिजीज है, जैसे हमारे सोने उठने का टाइम आजकल खराब हो गया है, हम रात में लेट नाइट जगते हैं, सुबह सूर्योदय होता है, जब हमें उठना है उस समय हम लेट उठते हैं, तो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक बॉडी का मैच नहीं कर रहा है। दूसरा, हम प्रिजर्वेटिव युक्त खाना खाते हैं, हम बहुत देर देर से रखा हुआ फ्रिज में रख देते हैं, सुबह का रात में सुबह रात का सुबह खाना खा रहे हैं, तो इससे भी फर्क पड़ता है। प्रिजर्वेटिव, डिब्बा बंद, टिंड पैक्ड चीजें, केमिकल्स आपके शरीर में, पॉल्यूशन जा रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, इतने सारे टावर्स उनके थ्रू, ये सारी चीजों से अंडेदानी में फर्क पड़ता है। इसके अलावा आपका स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, छोटे से बच्चे को भी पढ़ाई का बहुत स्ट्रेस है और बड़ों की तो बात ही क्या है। नींद पूरी नहीं हो रही किसी की भी, प्रॉपर नींद नहीं होती क्योंकि हम मोबाइल को सिर के पास रख के सोते हैं। तो ये बहुत सारे कारण है पीसीओडी के, और एक्सरसाइज की बहुत भारी कमी है। जो हम हर चीज में हमें असिस्ट करने के लिए आजकल मशीन है, तो हमारी उंगलियों के ही काम ज्यादा हो रहे हैं, हमारी बॉडी एक्सरसाइज प्रॉपर से नहीं कर पा रही, इससे पीसीओडी की समस्या बहुत बढ़ रही है। तो ये कारण जो हमारे ही द्वारा बनाए गए हैं हमारी लाइफस्टाइल में, जब तक हम चेंजेस नहीं लाएंगे पीसीओएस में, बहुत हम ट्रीटमेंट मेडिसिन के थ्रू नहीं कर सकते। दर्शकों, आप समझ चुके होंगे कि एक बार फिर मैडम के मुंह से भी आपने ये सुन लिया कि मोबाइल, सारे कारणों की जड़ मोबाइल को ही माना जा रहा है, क्योंकि आपके पास जो समय बच रहा है, जो आप अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं, उसे मोबाइल खा जा रहा है। इस वजह से आप अपने ऊपर वो समय खर्च नहीं कर पा रहे हैं। मैडम, वैक्सीन की आपने बात जी, की, जी, वैक्सीन जी। को बताइए। बच्चेदानी का मुंह को बोलते हैं सर्विक्स। सर्वाइकल कैंसर एक इंडिया में बहुत बड़ा कारण है महिलाओं के डेथ्स का। तो सर्वाइकल कैंसर जो है ये एक ऐसा कैंसर है जो हम 99% प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? इसका एक कारण होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एचपीवी वायरस, और इसका टेस्ट भी होता है एचपीवी टेस्ट, नीचे से व्हाइट डिस्चार्ज लेके जांच के लिए भेजते हैं कि ये पॉजिटिव है क्या। और छोटी बच्चियों को फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स जब चालू ना हो उसके पहले अगर वैक्सीन लगाया जाए, 2-3 नाम से आता है, सर्वावैक वैक्सीन आता है, गार्डासिल वैक्सीन आता है। गार्डासिल में 9 स्ट्रेन्स एचपीवी की आजकल आ गई हैं। तो इसके 2 डोजेस 9 साल से 14 साल तक की बच्चियों को और 14 साल के ऊपर 3 डोजेस लगते हैं। फर्स्ट डोज, फिर 1 महीने बाद सेकंड डोज, 6 महीने बाद थर्ड डोज। नॉर्मली 35 साल की उम्र तक ये लगाया जाता है, और जितना जल्दी लग जाए और फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले लग जाए, ये उतना इफेक्टिव रहेगा। तो हमको महिलाओं को अवेयर करना पड़ता है कि 9 साल से 14 साल तक की बच्चियां जो हैं उनको ये जरूर वैक्सीन लगना ही चाहिए, और स्कूल्स में भी हमको बच्चियों को अवेयर करना चाहिए, माताओं को अवेयर करना चाहिए। तो ये जितना अच्छे से हम कर पाए उतना अच्छा है, आगे चल के सर्वाइकल कैंसर डेथ्स बहुत जल्दी कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। मैडम, आप एक सोशल वर्कर भी हैं, जैसा हमें हमें पता चला है। तो सोशल वर्कर होने के नाते क्या आप इस चीज जो आपने बताया, एचपीवी और ये जो वायरस के बारे में जो बताया, क्या आने वाले समय में जैसा आप बता रही हैं कि स्कूलों में इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम होने चाहिए, जी। इसके लिए पहल करेंगी? मैं पिछले 25 सालों से अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि एक डॉक्टर का काम होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन, बीमार
पेशेंट आए उसके बाद हम ट्रीट करें, ये नहीं होना चाहिए। हम कोशिश करें कि बीमारी हो ना, हम कैसे हेल्दी सोसाइटी हेल्थ में सोसाइटी का हम प्रचार कर सके कि आप कैसे हेल्दी रहें, आप बीमार ना पड़े। और प्रेगनेंसी वाली पेशेंट्स को अपना कैसे ध्यान रखें, उसे एक बीमारी टाइप का ना लें। उसमें जरूरी नहीं है कि आप दवाइयों से ही पूरी प्रेगनेंसी और पूरा समय आप दवाइयों पे डिपेंडेंट रहें। तो कोशिश करती हूँ कि बच्चों को हेल्दी लाइफस्टाइल कैसी हो, मैं अलग अलग जगह विजिट्स करती हूँ, बुलाया जाता है और महिलाओं को भी जागरूक करती हूँ। मैं एक प्रोजेक्ट चलता है मेरा आरोग्य बगीचा नाम से, स्कूल्स में और महिलाओं को बताना कि किचन गार्डन में आप क्या-क्या प्लांट्स से आपको फायदे हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि टैबलेट डिपेंडेंट ही आप हमेशा रहें। बच्चों को भी ये बताना कि आप पेड़ों से हमें क्या फायदे हैं और कैसे-कैसे पेड़ों से हमें क्या-क्या मेडिसिन्स मिलती हैं। तो ऐसा बच्चों को हेल्थ बेनिफिट्स बताती हूँ। और आजकल गुड टच बैड टच बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। बहुत छोटी-छोटी बच्चियों को, जैसे यहाँ एक उर्ला का जो केस हुआ था, इतने छोटे बच्चे को यही नहीं समझ पाई होगी बच्ची कि मेरे साथ हुआ क्या। तो ये बच्चों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। आ, उनके साथ खेल खेल में उनको विश्वास उनका लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बच्चा आजकल मोबाइल पे है, माता पिता बच्चे सब अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। तो हमारी एक दूसरे की इंटरेक्शन नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे, यंग बच्चे खुद ही आ जाते हैं। जो पुराने जमाने में माँ के साथ, बुआ मासी के साथ आते थे, वो बच्चे आजकल कई बार बॉयफ्रेंड्स के साथ आते हैं, कई बार दो सहेलियां मिलके आती हैं, पर मदर एब्सेंट रहती है। तो ये एक मतलब गलत चीज है। जब तक हमारी बच्ची हम पे विश्वास नहीं करेगी, हमें बताएगी नहीं, तो उसकी प्रॉब्लम जीवन भर सॉल्व नहीं होगी। क्या बात है मैडम। मैडम आपने बात की मोबाइल की, और जो आपने अभी बात की कि बच्चे अकेले आ रहे हैं, बॉयफ्रेंड्स के साथ आते हैं या जैसा भी है, आज एक फैशन सा देखा जा रहा है बच्चों में। पहले ये सारी चीजें बहुत ही गुप्त रहती थी, पर्दे के पीछे होती थी या नहीं होती थी। आजकल लोग फैशन समझते हैं कम उम्र में अटैचमेंट का। हाँ। क्या नुकसान है, और हमारी जो बच्चियां हैं उनको क्या सलाह देंगे? बच्चियों को बहुत ये समझाना पड़ता है कि शारीरिक आप अपने ऊपर बहुत अ, ध्यान ना दें, आप अपने कैरेक्टर पे ध्यान दें, आप अपने गुणों पे ध्यान दें, क्योंकि असली में वही काम आता है। तो बच्चियों को ये समझाना आज की जनरेशन को बहुत ज़रूरी है, और माता-पिता को ये समझाना ज़रूरी है कि जब बच्चे एक उम्र क्रॉस करें 15-16 साल की, तो उनके फ्रेंड्स बनें, ताकि वो बच्चा आप पे विश्वास कर सके। उससे कोई गलती हुई हो तो वो आपको बता सके, वो शेयर कर सके। और घर में आजकल बड़े नहीं हैं। कई बार हम माँ-बाप से झिझक के कारण बात नहीं कर पाते थे, हम अपने बड़ों से, चाची, बुआ, मासी से बात करते थे। संयुक्त परिवार नहीं है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ के कुछ ये नुकसान हम झेल रहे हैं आज। और दूसरी बात, सोशल मीडिया कई बार गुमराह करता है यूट्यूब में, और ऐसे खराब सीन्स चलते हैं पिक्चरों में, जो नाटक आ रहे हैं, सीरियल्स आ रहे हैं, उसमें भी कई बार ऐसे सीन्स चल रहे हैं जो बच्चे ट्राई करना चाहते हैं। पर माता-पिता को बच्चों को टाइम देना, आज के टाइम पे किसी को बहुत अमूल्य वस्तु है तो वो आपका समय है। तो साथ में बच्चों को अपनी भाषा का इम्पोर्टेंस, अपनी भूषा, अपने अपने पहनावे का इम्पोर्टेंस, उनको टाइम देना, अपने उनके साथ में घूमने बाहर जाना, अपने मंदिर, अपनी जगहों को दिखाना, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। जो पेरेंट्स हैं वो ये साफ समझ लें कि मैडम ने एक चीज क्लियर कर दी है कि अपना पिंड छुड़ाने के लिए बच्चों को मोबाइल दे देना ये बहुत ही गलत है, क्योंकि बच्चे उस मोबाइल पे आने वाली गलत चीजों के तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। आपको जरूरी होगा कि मोबाइल की जगह आप अपना समय अपने बच्चों को दें, ताकि बच्चे आपके साथ फ्रेंडली हो सके, आपको एक दोस्त की तरह सारी बातें बता सके। मैडम चूंकि आप एक गायनिक है, महिला रोग विशेषज्ञ हैं, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, हमारे दर्शकों के लिए भी काम आएगी। प्रेगनेंसी लेने की सही उम्र क्या होती है? देखिए, प्रेगनेंसी मैरिज के बाद ही होनी चाहिए, और महिलाओं में 22 से 28 साल नॉर्मल एक रिप्रोडक्टिव एज माना जाता था। लेकिन आजकल क्योंकि महिलाएं पढ़ने लिखने के कारण से, और कई बार उम्र बहुत लेट हो जा रही है, कई बार 30-35 में शादी होती है और 40-42 में महिलाएं प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करती हैं। तो एक उम्र जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है वो उम्र में ही होनी चाहिए। 30 साल के बाद हम लोग पेशेंट को एल्डरली बोलते हैं, और एल्डरली में आपको बीपी बढ़ने की, मतलब प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज, ऐसे बहुत सारे खतरे चालू हो जाते हैं होना, और महिलाओं की क्षमता कम होती जाती है। फिर सीजर के रेट्स भी बढ़ते जाते हैं। तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि बच्चियों की उम्र, सही उम्र में मैरिज हो, सही उम्र में प्रेगनेंसी हो। जब उनकी मैरिज हो तो एक उनका प्री मैरिटल काउंसलिंग हो, ताकि प्लान करके प्रेगनेंसी हो। प्रेगनेंसी के 3 महीने पहले से पुरुष और महिला दोनों में
अच्छे विचार, अच्छे संयम हम रखें और उनके शुक्राणु और अंडाणु अच्छे क्वालिटी के बने और बच्चा अच्छा हो। तो ये चीज़ें मदर को और मदर प्लान करके करेगी तो सारी चीज़ें वो उसकी प्लान्ड वे में जाती हैं। तो एक फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन वगैरह रहता है। तो बच्चियों को मैरिज के पहले दोनों की काउंसलिंग होनी चाहिए कि आपको क्या कॉन्ट्रासेप्टिव्स है और आपकी इच्छा से ही प्रेगनेंसी होनी चाहिए। क्या बोले मैडम, कुछ जगह देखा जाता है परिवार में काफी तनाव रहता है। जो लेडीज है जब प्रेगनेंसी लेती हैं उसके बाद उनको स्ट्रेस बहुत होता है, परिवार से तनाव बहुत मिलता है। एक हेल्दी बेबी को जन्म देने के लिए क्या एटमॉस्फेयर होना चाहिए और क्या तरीका होना चाहिए जिससे एक हेल्दी बेबी हम पा सके? देखिए बच्चा क्योंकि परिवार में आ रहा है तो माता पिता का तो है ही है, परिवार पूरे परिवार का है और पूरे समाज का है और हमारे राष्ट्र का है। तो हम सभी को हमारे आप पुराने देखेंगे हमारे माता पिता या हमारे पुराने मोहल्ले में जब एक होता था कि कोई पहचान की नहीं भी हो और कोई महिला हमको गर्भवती दिख गई तो जो भी घर में नया बनता था मुरब्बा हो या कुछ हो तो गर्भवती महिला को जरूर टेस्ट के लिए दिया जाता था क्योंकि आजकल फ्लैट सिस्टम हो गए हैं और एक दूसरे से ज्यादा बातचीत नहीं है, सब अपने अपने में मोबाइल में लगे रहते हैं। तो गर्भवती महिलाएं ये बहुत मिस करती हैं और संयुक्त परिवार नहीं है तो वो बहुत मिस करती हैं। उस समय जो सपोर्ट चाहिए होता है वो सपोर्ट सिस्टम अभी हमारी यंग लड़कियों के पास जो प्रेगनेंसी वाली हैं उनके पास नॉर्मली नहीं रहता है। और कई बार हमारी भी गलती होती है कि बच्चियां बहुत इज्जत नहीं करती हैं तो भी घर के बड़े नहीं पूछ पाते हैं। तो ये एक कम्युनिकेशन गैप हो गया है। स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है। आप बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाते हैं और संतोष बहुत बड़ी चीज है जीवन में। तो हम प्रेगनेंसी में हम काउंसलिंग करते हैं कि आप थोड़ी बहुत व्यायाम बहुत जरूरी है, आपका आहार बहुत जरूरी है, प्रोटीन की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा, आयरन की मात्रा, लोकल फ्रूट्स, लोकल सलाद, लोकल भाजी, ये सब में अच्छी मात्रा में होता है। आप आहार अच्छा लें, सोने उठने का टाइमिंग बहुत मैटर करता है और स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, नींद अच्छे से लें। प्रेगनेंसी को बीमारी की तरह ना लें। जैसे हम किसी जानवर को देखते हैं तो उनके रूटीन में कोई फर्क नहीं आता है। नेचुरली थोड़ा बहुत तकलीफ होगी लेकिन उसको एक बीमारी की तरह ना लें। वो एक फिजियोलॉजिकल चीज है और जरूरी नहीं है कि आप बहुत मेडिकेशंस लें। खाली आप सही उम्र में हो और अच्छे तरीके से आप बैलेंस्ड वे में चलेंगे तो प्रेगनेंसी में बहुत मेडिकेशन की नीड नहीं होती है। थोड़ा बहुत व्यायाम रखेंगे तो नॉर्मल डिलीवरी भी पॉसिबल रहती है। सीजर किसी भी हॉस्पिटल में तभी होता है जब कोई तकलीफ माँ या बच्चे को, क्योंकि लाइफ की बहुत वैल्यू है, तो माँ या बच्चे दोनों स्वस्थ रहें। कभी नीड पड़ती है तो ही डॉक्टर आपको सीजर के लिए बताता है। दोस्तों, ये फील्ड ऐसा है, हम अगर दिन भर भी बात करेंगे तो इस पे चर्चा खत्म नहीं होगी। मैडम, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा जो मेरे जहन में आ रहा है, जो मैंने खुद कई बार सुना है। आफ्टर प्रेगनेंसी मदर्स जो होती हैं वो अपने फिगर को लेकर के काफी कॉन्शियस होती है, फिगर कॉन्शियस होती हैं और वो कहती हैं कि मैं दूध नहीं पिलाऊंगी। इससे महिलाओं को क्या नुकसान है? बच्चे को तो नुकसान होता ही है, महिलाओं को क्या नुकसान होगा ये मैं जानता देखिए बल्कि मैं ब्रेस्ट फीडिंग के फायदे आपको बताना चाहूंगी कि ब्रेस्ट फीडिंग आप जितना करेंगे उसमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चेदानी और अंडेदानी के कैंसर के भी चांसेस कम हो जाते हैं। जो महिलाएं अच्छे से फीड कराती है 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बताया बोला जाता है। तो जो महिलाएं अच्छे से फीडिंग कराती हैं उनका पेट बहुत जल्दी कम होता है, चर्बी बहुत जल्दी कम होती है, यूट्रस बहुत जल्दी छोटा हो जाता है और ब्लीडिंग बहुत कम देखने में आती है। 1 सवा महीने में ब्लीडिंग पूरी बंद हो जाती है उन महिलाओं को। तो बहुत सारे फायदे हैं और इमोशनल बॉन्डिंग जो बच्चे के साथ में होती है वो उम्र भर तक जाती है। तो ये महिलाओं को बहुत बहुत फायदेमंद है और महिलाओं को और बच्चों को दोनों को बहुत ज्यादा फायदेमंद है। फायदे के जस्ट अपोजिट नुकसान। जी जो आपने बोला कैंसर का खतरा कम हो जाता जी है, अगर नहीं करेंगे तो कैंसर बढ़ेगा। जी दर्शकों, आप सुन रहे हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग कितना जरूरी है। जो है कॉन्शियस वो भी सुने कि इसके फायदे अनेक हैं और नुकसान तो आप समझ ही सक रहे होंगे कितना हो सकता है। मैडम, एक उम्र का पड़ाव होता है महिलाओं में 40 के बाद महिलाओं में कुछ चेंजेस भी आते हैं। मैं उसके बारे में थोड़ा सा अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। जी मेनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति 40 के बाद महिलाएं बहुत घबरा सी जाती हैं क्योंकि उनकी अंडेदानी काम करना कम कर देती है। जैसे 13-14 उम्र
साल की उम्र के बाद में अंडेदानी एक्टिव होती है और हमारा महिला का शरीर सुंदर होने लग जाता है, बाल अच्छे हो जाते हैं, स्किन अच्छी हो जाती है और उनका रिप्रोडक्टिव एज शुरू हो जाता है। वैसे ही 40 के बाद अंडेदानी धीरे-धीरे डिक्लाइन होना शुरू करती है, ओवेरियन फंक्शंस खत्म हो जाते हैं। ईस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन रहता है, वो कम होना शुरू हो जाता है। उसके कारण से बहुत सारे चेंजेस महिलाओं में देखे जाते हैं, जैसे हेयर लॉस होना, हेयर ब्रिटल टूटना और झड़ना, स्किन थोड़ी-सी पिगमेंटेशन होना, थोड़ी ग्लो कम हो जाना, यूरिन में तकलीफ होना, यूरिन जैसे मसल्स काम करना कम कर देते हैं, तो बार-बार यूरिन लीकेज होना, छींकने से यूरिन थोड़ा-सा निकलना, मोशन में भी प्रॉब्लम होना, आपके अतड़ी में कॉन्स्टिपेशन होना, गैस होना, इंडाइजेशन होना, कैंसर के चांसेस बढ़ना, आप डायबिटीज के रिस्क में, ओबेसिटी के रिस्क में, स्ट्रोक और कार्डियक रिस्क में आप आ जाते हैं। तो आपको एक रेगुलर स्क्रीनिंग की बहुत जरूरत है। अच्छा मतलब जरूरी नहीं है कि जब आप अच्छा फील ना करें तभी डॉक्टर के पास जाएं। आप 40 हो गए हैं तो आपको जरूर जाके मिलना चाहिए कि मुझे क्या प्रिकॉशंस अब लेने चाहिए, कि और हमको ये महिलाओं को समझाना चाहिए कि इसमें कई बार डिप्रेशन में चली जाती है कि उनका शारीरिक कम हो रहा है करके। तो हमको महिलाओं को समझाना पड़ता है कि भाई अब आप खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालें और खुद के लिए भी जिए, क्योंकि अभी तक आप परिवार के लिए काम करती आई, अब आप अपने लिए आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को दें। और ईस्ट्रोजन लाइक चीजें होती हैं, जैसे आजकल जो मार्केट में सीड्स मिलते हैं, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, अपने कद्दू के सीड्स मिलते हैं, तो ये सीड्स फायदेमंद है, ईस्ट्रोजन लाइक चीजें हैं। सोया प्रोटीन्स में ईस्ट्रोजन लाइक चीजें हैं, तो ये मिलेट्स में है। अपने फाइबर डाइट, अपनी डाइट अच्छी करिए, रिच करिए और लोकल हेल्दी फ्रूट्स खाइए, सलाद अच्छा खाइए, थोड़ा सा तेल की कम करिए और एक्सरसाइज और जम के करिए, है ना। तो काम करना हमेशा अच्छा ही है और एक्सरसाइज और बढ़ाइए। एक्सरसाइज से खुद को भी खुशी मिलती है। योग, ध्यान, प्राणायाम ये सब बहुत जरूरी है। नींद अच्छी लें। कई बार महिलाओं को हॉट फ्लशेस होते हैं, पंखा चालू किए ठंड लग रही, पंखा बंद किए गर्मी लग रही, तो महिला को समझ में नहीं आता है कि मतलब मुझे क्या हो रहा है। कई बार बैठे बैठे पसीना आ जाता है। तो आपकी इन्वेस्टिगेशन और आपको अपने ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और मिनोपॉज को फॉर मी इट्स नो पॉज ऐसे महिला को समझना चाहिए और हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। मेरा एक मेनोपॉज एज ग्रुप की महिलाओं का एक क्लब भी चलता है, जिसमें महिलाएं इस उम्र में मतलब एक संगठन बना करके एक दूसरे की सहेली बन करके हेल्प भी करती हैं। दर्शकों, बहुत सारे प्रॉब्लम्स पे हमने बात की है डॉक्टर मानसी से और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है कि किस तरह से इन प्रॉब्लम्स के हल निकाले जा सकते हैं। मैडम, अगर किसी को प्रॉब्लम हो किसी भी प्रकार की और अगर आपसे संपर्क करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं? मैं गुलाटी नर्सिंग होम है, बहुत पुराना, 50 इयर्स हो गए हैं। शंकर नगर में है, गुलाटी नर्सिंग होम के नाम से, और नंबर गूगल पे है ही। और बाकी मैं 25 सालों से मैं यहाँ पे हूँ और कई लोगों से है मुलाकात, तो बिल्कुल बिल्कुल आप वेलकम है। कभी भी कोई महिला को कहीं कोई तकलीफ है, जरूरी नहीं है हेल्थ रिलेटेड हो, हम एक दूसरे की मदद हमेशा करेंगे। और बेटे बेटियां सब हमारे अपने बच्चे हैं, एक दूसरे से हमारा नाता है इंसानियत के थ्रू, तो बिल्कुल ऑलवेज वेलकम है कहीं कोई तकलीफ हो। मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। हमारे दर्शकों को आपने बहुत अच्छी जानकारी। धन्यवाद भैया। ये थे हमारे बीच में गुलाटी नर्सिंग होम में सेवा देने वाली डॉक्टर मानसी गुलाटी, जो कि गायनिक है। इन्होंने बहुत सारी परेशानियों के बारे में बताया और उनके हल भी बताए, जिससे आप लोगों को यकीनन फायदा होगा। और अब किसी भी प्रकार की अगर आपको तकलीफ होती है तो आप सीधे गुलाटी नर्सिंग होम शंकर नगर दुर्ग में आकर मैडम से संपर्क कर सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, दुर्ग भिलाई से।